हाँ जी, नमस्कार साथियों। अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में अपन ने कुछ बातें करी थी परिचय से संबंधित कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन हैं, भारतीय इतिहास के जनक कौन हैं, विश्व इतिहास के जनक कौन हैं और इनके कालखंड के बारे में, इतिहास को अपन कितने कालों में बांटा जाता है, ये सारी बातें अपन ने पिछली क्लास में करी थी। अपन आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं। अपन पढ़ रहे थे सभ्यताओं का काल और कालखंड के आधार पर सभ्यता को अपन ने बांटा था छह भागों में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रयुगीन काल, कांस्ययुगीन काल और लौहयुगीन काल। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं सबसे पहले अगली सभ्यता के बारे में। और अगला जो है सभ्यता का कालखंड कौन सा होता है अपने? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, यहां से अपन क्लास का आगाज करते हैं बेटा। तो देखो, मध्य पाषाण काल का जो समय माना जाता है साथियों, मध्य पाषाण काल का समय क्या रहता है? तो इसका जो समय था वो अपन ने देखा था 40,000 से लगभग 20,000 ईसा पूर्व का समय। अगर अपने से पूछ ले इसका समय क्या है, तो इसका समय है 40,000 ईसा पूर्व से लगभग अपना 20,000 ईसा पूर्व का समय। ये जो समय था, ये समय अपना किसका था? मध्य पाषाण काल का। ये जो समय था, ये काल कौन सा काल माना जाता है अपने? मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। अब देखो, इस मध्य पाषाण काल में अपने को क्या क्या बातें याद रखनी है। तो मानव धीरे धीरे इस दुनिया में जितने जीव हुए हैं, देखो सारे के सारे जीव हैं, उन सारे जीवों में मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिनकी बुद्धि का विकास हुआ है, बाकी और किन्हीं का कोई विकास नहीं हुआ है। अपन अफ्रीका में बिना पूंछ के बंदर जैसे जन्म लिया, लेकिन अपन आदि मानव के आदि मानव नहीं रहे। आज अपन विकसित हो चुके हैं। दुनिया के जितने जीव जानवर हैं उन सबको अंकुश में कर सकता है तो वो मनुष्य कर सकता है। इसका मतलब मानव का क्या हुआ है? मानव का विकास हुआ है, बाकी और किसी का भी विकास नहीं हुआ है, बाकी किसी चीज का विकास नहीं हुआ। लेकिन मनुष्य का क्या हुआ है बेटा? मनुष्य का विकास हुआ है। अब जब मनुष्य का विकास हुआ तो मध्य पाषाण काल में आते आते मानव थोड़ा और विकसित हो जाता है। मानव धीरे धीरे अपनी जो है शारीरिक बनावट के साथ साथ उनकी मानसिक रूप से भी विकास होता है। शारीरिक रूप में तो विकास होता ही, पहले मनुष्य का कद छोटा होता था, चारों हाथ पैरों से यूं यूं करके चला करते थे। फिर धीरे धीरे अपने आकार जो है यूं बिल्कुल बंदर की तरह थे। फिर धीरे धीरे यूं खड़ी शेप में अपन आने लगे। धीरे धीरे हमारे आकार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ था। तो इस काल में सबसे मोटी मोटी बातें क्या होती हैं? तो देखिएगा, मानव के शारीरिक विकास के साथ इस काल में मानसिक विकास, कैसा विकास? मानसिक विकास होने लगा। मानसिक विकास भी हुआ। यानी कि शारीरिक विकास तो पहले हो ही रहा था, लेकिन इस कालखंड में धीरे धीरे मानसिक विकास की तरफ भी अग्रसर होने लगा मानव। यानी कि इस काल में सबसे बड़ी बात क्या हुई? तो इस काल में भी अपन मनुष्य जंगलों में रहा करते थे और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गुफाओं में निवास करते थे। इस काल में भी मानव जंगलों में झुंड के रूप में रहता था। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए क्या करते थे? गुफाओं में। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचने के लिए गुफा में निवास किया जाता। यानी गुफा में निवास किया जाता था प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, गुफा में निवास। लेकिन अपने शरीर के कुछ अंगों को ढकने लगे। यानी किससे ढकने लगे? तो पेड़ पौधों की छाल से। पेड़ पौधों की छाल से मानव अपने शरीर के अंगों को ढकना प्रारंभ करता है।
अगर आपसे पूछ रहे कि मानव अपने शरीर के अंगों को किससे ढकना प्रारंभ करता है, तो पेड़ पौधों की छाल से बने हुए जो है वस्त्र धारण करने लगे, जैसे केले के पत्ते लपेट लिए, या कोई और पेड़ों की जो छाल हुआ करती है वो छाल उतार उतार के उस छाल से क्या करने लगे, अपने शरीर के कुछ पार्ट को, कुछ अंगों को ढकने लगे, ताकि जो है इस प्रकार की शर्म वगैरह ना रहे। तो इस प्रकार मानव जो है पेड़ पौधों की छाल से अपने शरीर के कुछ अंगों को ढकना प्रारंभ करता है। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए गुफा में निवास करते थे। इस काल में मानव जंगलों में झुंड के रूप में रहा करता था और मानव के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होना प्रारंभ हो जाता है। और क्या बातें याद रखनी इसमें, तो इस काल में मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ, तो मनुष्य जो है अब धीरे धीरे जो है शिकार करने के लिए अकेला व्यक्ति शिकार करने लगा। अब जब अकेला व्यक्ति शिकार करेगा, पहले तो क्या झुंड में सारे व्यक्ति मिलकर के बड़े पत्थर को यूं लुढ़का करके शिकार कर लेते थे, लेकिन मान लो अकेला व्यक्ति शिकार करेगा तो क्या बड़े पत्थर को उठा पाएगा? आप कहोगे ना सर, बड़े पत्थर को नहीं उठा सकता है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा पत्थर होता है तो अकेला व्यक्ति उठा करके यूं फेंक नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो जैसे कोई जानवर नीचे से निकल रहे होंगे पहाड़ के नीचे से, और अचानक पहाड़ के ऊपर से यूं बड़ा पत्थर लुढ़का दिया, जिससे वो जानवर उस बड़े पत्थर के नीचे दब जाया करता था, और दबने के बाद उसका आसानी से वो लोग नोच नोच के उनका अपना पेट भर लिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब अकेला व्यक्ति शिकार करेगा, बड़ा पत्थर वो लुढ़का नहीं सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, छोटे पत्थर का प्रयोग करेगा, और छोटा पत्थर जैसा होगा वैसे के वैसे वो प्रयोग नहीं कर सकता है, तो वो आगे वाले भाग को वो नुकीला करने लगा और नुकीले पत्थर का प्रयोग करता था, जिसे अपन कहते हैं हस्त कुटार या हैंडेक्स। यानी कि इस काल में मानव नुकीले पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। यानी कैसे पत्थर को, नुकीले पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। ऐसे पत्थर को हस्त कुटार, यानी कि जो ऐसा पत्थर होता था उसे क्या कहते हैं, हस्त कुटार, या अपन कह सकते हैं हैंडेक्स। हस्त कुटार या हैंडेक्स कहते हैं। यानी कि ऐसा पत्थर हुआ करता था जिसका प्रयोग मानव करता था, उसे अपन क्या कहेंगे, हस्त कुटार या हैंडेक्स का प्रयोग करने लगता है। फिर देखिएगा बेटा और क्या करता था, अब जब शिकार करके लाया, तो शिकार करके लाने के बाद मानव ने क्या कर दिया, उसके मांस को काट के छील के अच्छे से रख दिया। बहुत सारे लोगों को तो यूं लग रहा होगा कि सर क्या बार बार मांस की बात कर रहे हो, हमारे जो पूर्वज हैं, आदि मानव है, वो मांस खा खा के बड़े हुए हैं, पहले कुछ नहीं होता था, अनाज वगैरह, और आपको ऐसे चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये दुनिया के लोग मांस खाना बंद कर देंगे तो हमारे भूख पाती आ जाएगी। जो शाकाहारी लोग होते हैं ना, उनको खाना मन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक ये दुनिया के मांसाहारी लोग मांस खा रहे हैं तब तक उनके हिस्से का अनाज हमें मिला कर रहा है, इसलिए अनाज सस्ता भी है। अगर मांस खाना जिन दिन लोगों ने बंद कर दिया, सारे लोग शाकाहारी हो गए, ये मान के चलिएगा कि उस दिन जो है दुनिया में अनाज की किल्लत पैदा हो जाएगी, अनाज बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत ज्यादा खाद दे के अनाज पैदा करना पड़ेगा ज्यादा पैदावार के लिए, बिल्कुल मिश्रित, बिल्कुल जो मिलावटी अनाज मिलेगा। इसलिए खा रहे हैं जिनको खाने दो, चल रहा है जो चलने दो, अपने फालतू में लाडा की बुआ नहीं बढ़ना है। तो देखो बेटा, इस काल में पक्का हुआ मांस का सेवन प्रारंभ हुआ, यानी कि अपने रोस्टेड मांस। पहले रोस्टेड मांस नहीं हुआ करता था, लेकिन अब अपने रोस्टेड मांस खाया जा रहा है। अब कच्चे मांस का सेवन न करके एकदम पक्के हुए रोस्टेड मांस का सेवन किया जा रहा है, ताकि एकदम मजा आ जाए। यानी कि अब मानव ने क्या कर लिया, इस काल में मानव ने अग्नि का आविष्कार, इस काल में मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया। यानी कि अग्नि कौन से काल में खोजी गई, अपने मध्यकालीन, मध्य पाषाण काल में किसका आविष्कार कर लिया, अपने अग्नि का आविष्कार कर लिया। इसी काल में मानव द्वारा अग्नि का आविष्कार किया गया था बेटा।
और क्या बात याद रखनी है? तो इसके अलावा अपने एक बात और ये याद रखनी है कि मध्य पाषाण काल में जो है, मध्य पाषाण काल में व्यक्ति क्या किया करते थे? गुफा में निवास करते थे, लेकिन गुफा के अलावा जो है पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर भी निवास किया करते थे, जिससे अपने राजस्थानी भाषा में टापरा बोला करते हैं। यानी कि इस काल में मानव गुफा के अलावा पेड़ों पर झोपड़ियां बनाकर निवास करने लगा, जिसे राजस्थानी भाषा में टापरी कहते हैं। क्या बनाकर रहने लगा व्यक्ति? टापरी बनाकर रहने लगा। तो ये कौन से काल की बात की अपन ने? मध्य पाषाण काल की। ये सारी बातें हमारे किस काल की हो गई? मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में मनुष्य का किस प्रकार विकास होता है, मानव क्या क्या करता है। उसके बाद अगर अपन अगले काल की बात करें तो अगला काल हो जाता है अपने नवपाषाण काल। इसका मतलब इस काल में मानव ने और ज्यादा विकास कर लिया था, मानव और ज्यादा डेवलप हो गया था, अपने काल ही कौन सा आ गया? अपने नवपाषाण काल। देखो बेटा, नवपाषाण काल में क्या होना प्रारंभ होता है? तो नवपाषाण काल में मनुष्य का और अच्छे से विकास हो जाता है, और अच्छे से विकास हुआ तो मानव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो इस काल में मनुष्य छोटे छोटे गांवों के रूप में बसने लगे। इसके अलावा मानव जो है विवाह करने लगे। यानी कि देखो, और सारे जानवर वहीं के वहीं हैं, और किसी जानवर का विकास नहीं हुआ है। आज अपन मनुष्य कोचिंग चला रहे हैं, आज मैं अपने यहां से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आज ये डिजिटल बोर्ड है, इस कैमरे के माध्यम से आप मेरी क्लास देख पा रहे हो, और आपके जो है क्लास देखने का सबसे बड़ा माध्यम मोबाइल है। तो ये मानव द्वारा बनाया गया, क्या किसी और जीव द्वारा बनाया गया है? क्या आपकी भैंस ने आकर के कह दिया कि मैं जो है कंप्यूटर बनाऊं? ऐसे आके वो जिद कर रही है क्या अपनी गाय आके कहती है कि मैं तो अब कोचिंग चलाऊं, एक काम करूं मैं कोचिंग चलाऊं, राजस्थान की सारी गायों को बुला के पढ़ाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अपनी भेड़ आके कह रही है कि ना एक काम करो, हम जो ना हमारे गंगा यमुना में बाढ़ बहुत आया करती है, और दोनों गंगा यमुना में बाढ़ बहती है, इसलिए लोग हमारी इतनी इज्जत नहीं करते हैं। एक काम कीजिए, अब मैं आज से आईएएस की तैयारी करूं। क्या भेड़ आईएएस की तैयारी कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है। उनका कोई विकास नहीं हुआ, उनके मस्तिष्क का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन मानव का विकास हुआ। मनुष्य धीरे धीरे विकसित हुआ। जब मनुष्य विकसित हुआ तो हमारा काल कौन सा आ गया? नवपाषाण काल। तो देखो बेटा, अगर इसका समय देखें तो इसका समय मैंने आपको बताया था 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय। 20,000 ईसा पूर्व से अपने 10,000 ईसा पूर्व का जो समय माना जाता है, वो समय कौन सा माना जाता है? अपने नवपाषाण काल। तो देखो बेटा, इस काल में मानव, इस काल में क्या होने लगा? अपने इस काल में मानव का विकास होने लगा, और मानव का और अच्छे से विकास हुआ। मतलब इस काल के अंतर्गत भी मानव पत्थरों का प्रयोग कर रहा है। यानी कि इस काल में भी मानव पत्थर का प्रयोग औजार के रूप में कर रहा है। यानी कि इस काल में भी मनुष्य अभी तक क्या कर रहा है? औजार के रूप में जो है कर रहा है। वो किसका प्रयोग कर रहा है? वो पत्थर का प्रयोग कर रहा है। यानी कि अभी तक मानव ने जो है, मानव का और ज्यादा विकास नहीं हो पाया था। अभी भी मानव जो है इस काल में भी किसका प्रयोग कर रहा है? अपने पत्थर का प्रयोग कर रहा है। किसके रूप में कर रहा है? औजार के रूप में कर रहा है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? नवपाषाण। यानी कि पाषाण में भी सबसे नवपाषाण हो गया। लेकिन रहन सहन में चेंज हो गया था। इस काल में मनुष्य गुफा की जगह छोटे छोटे गांवों में बसना
प्रारंभ करता है। यानी कि छोटे छोटे गांवों के रूप में बसना प्रारंभ करता है। मानव इस काल में कहां आ गया था? गांवों में आ गया था। छोटे छोटे ऐसे 10-20 छोटी छोटी ढाणी टाइप बना करके ढाणियों में बसना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा इस काल की जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस काल में विवाह प्रारंभ हो जाता है। देखो, मानव ही तो एक लालची व्यक्ति होता है जिसमें लालच की प्रवृत्ति होती है, कुछ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, और बहुत सारी वस्तुएं होती है जिन पर अपना एकाधिकार चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है या बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं जिन पर एकाधिकार चाहता है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उनका पति और शादी करे या उनका पति किसी और से बातें करे। कोई भी लड़का ये नहीं चाहेगा कि उनकी लुगाई किसी और से शादी करे या उनकी लुगाई किसी और से फोन पे बात करे, कतई नहीं चाहते हैं। अब जब नहीं चाहते हैं तो फिर वो क्या करेंगे? वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो ये चाहेंगे कि इसके ऊपर मेरा एकाधिकार हो। एकाधिकार करने के लिए एक परंपरा प्रारंभ होती है जिसे अपन कहते हैं विवाह परंपरा। तो मध्य नवपाषाण काल में एक परंपरा प्रारंभ होती है जिसका नाम क्या हुआ करता है बेटा? विवाह परंपरा। तो इस कालखंड में, इस काल में मानव ने एकाधिकार के लिए विवाह करना प्रारंभ किया। यानी कि क्या कर दिया बेटा? विवाह करना प्रारंभ किया ताकि उनका जो है एकाधिकार साबित हो सके। जिनके ऊपर वो अपना अधिकार चाहते हैं उनके ऊपर अपना एकाधिकार साबित कर सके। इसलिए मानव ने इस कालखंड में क्या करना प्रारंभ कर दिया? विवाह करना प्रारंभ कर दिया। और अपने को क्या बात याद रखनी है? तो और याद रखना कि एक बार क्या हुआ, ऐसे कोई पति पत्नी होंगे, पति पत्नी घूम रहे थे, घूमते घूमते ऐसे खतरनाक हवाएं चल रही है, गाने वाने गाते गाते चले गए होंगे। ये जो सिले सिले आंधी है हवा, कितने कोई रोंदा होगा, दोनों बेटा बेटा यूं गाना वाना गा रहा है। अचानक इधर से तेज हवा आई, उन्होंने गाने गाए हवा, और हवा आई खतरनाक वाली। और हवा आई तो एक पेड़ था बड़ा, वो पेड़ धड़ाक से नीचे, जैसे वो पेड़ नीचे धड़ाक गिरा, फिर वो पेड़ धीरे 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 लुढ़कने लगा। उन दोनों ने देखा कि ढलान था, तो उन दोनों ने ये कौन सा सीन हो रहा है। दोनों गए पास में, फिर पेड़ के एक लात मारी, पेड़ के लात मारी तो पेड़ और गुड़क 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 आगे बढ़ गया। जब इस प्रकार पेड़ आगे बढ़ा तो उनको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। उनको लगा कि यार ये पेड़ अच्छे से लुढ़क रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। यानी कि उस काल में मानव ने किसका आविष्कार कर लिया? तो पहिए का आविष्कार कर लिया। मानव द्वारा पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार इसी काल में किया गया। मानव ने जो पहिए का आविष्कार किया था, कौन से काल में किया था? अपने नवपाषाण काल में मानव द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। और अपने को कौन कौन सी बातें याद रखनी है? तो इसमें और बातें याद रखनी है कि मानव ने वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार प्रारंभ किया। मानव ने क्या कर दिया था? वस्तु विनिमय पर आधारित। वस्तु विनिमय का मतलब जानते हो? वस्तु के बदले वस्तु। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु देना, उसे कहते हैं अपन वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार होना। देखो, मानव ऐसा है कि मानव ने खूब चीजें विकास किया, लेकिन अकेले मानव ने तो नहीं किया, सभी मनुष्य ने मिलकर के अलग अलग चीजों में अलग अलग विकास किया। अब हर व्यक्ति किसी न किसी पर आश्रित होता है। किसान सिटी के लोगों पर आश्रित है, सिटी के लोग किसानों पर आश्रित है। किसान अनाज पैदा करेंगे, सब्जियां पैदा करेंगे, दूध पैदा करेंगे तो सिटी के लोगों को मिलेगा। सिटी के लोग जितनी भी सुविधाएं हैं, प्रोडक्ट हैं, फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, पंखे हो गए, और जो भी चीजें हुआ कपड़े हो गए, ये सारी चीजें उत्पादन करेंगे, तब गांव के लोगों की पूर्ति होगी। हर व्यक्ति किसी न किसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आश्रित बना हुआ है। उनकी जरूरतें कोई ना कोई एक दूसरा व्यक्ति पूरा किया करता है। गांव में आज भी अपन लोग देखा करते हैं, तो आज भी जो है, आज भी वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार हुआ करता है।
जब छोटे छोटे लोग अपन छोटे छोटे हुआ करते थे, शायद आप लोग तो क्या पता, आप तो बड़े हो, आपके टाइम तो पैसों का ज्यादा लेन देन होता है। हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे वहां पर अगर कोई आइसक्रीम बेचने आ जाता था तो वो एक आइसक्रीम के आगे वो गाड़ी स्कूटर वगैरह कुछ भी लेकर आता तो वो आगे पोक पोक लगा रहता था। वो जैसे ही दबायान बजता था, हमें पता चलता था आ गया आइसक्रीम वाला। इतनी स्पीड में घर पे भाग के जाते थे, भाग के एक गिलास भरी अनाज की, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जो भी घर में होता था, जो हो गए, उनकी गिलास भर के उनके पास ले जाते थे। वो 3-4 प्रकार के थैले लेकर आया करता था। वो क्या करता था, वो गिलास उनके अंदर डाली, फिर बाद में उसके बदले का आइसक्रीम दे दी। तो ये क्या हो गया, वस्तु पर आधारित व्यापार। कोई किसान मक्का बो रहा है, उसके अच्छा मक्का हो गया और उसको गेहूं लेने हैं, तो वो अपने कोई भी पड़ोसी किसान होगा उसको कहेगा मैं आपको 1 बोरी या फिर 1 मण आपको मक्का दे देता हूं, इसके बदले मुझे आप गेहूं दे दीजिए। तो ये कौन सा व्यापार हो गया, वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार। किस काल में प्रारंभ होता है ये वस्तु विनिमय पर आधारित काल, ये व्यापार अपने पूरा मध्य नवपाषाण काल में ये व्यापार प्रारंभ हो जाया करता है। और कौन सी बातें हैं, तो ये अपने मुख्य मुख्य बातें हैं इसमें। फिर अगर अपन चौथे काल की बात करें तो चौथा काल था अपना ताम्र युगीन काल। बेटा ताम्र युगीन काल बहुत ही इंपॉर्टेंट काल। इस काल में मानव ने क्या कर दिया था, इस काल में मानव ने तांबे की खोज कर दी। इस काल में मानव ने किसकी खोज कर ली बेटा, तांबे की खोज कर ली। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु अगर आपसे पूछे तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु हुआ करती है अपने तांबा। मानव ने इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी धातु की खोज की तो वो कौन सी धातु की खोज की थी, अपने तांबा धातु की खोज की थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है, तो पहली धातु है तांबा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। तांबा प्रकृति की सबसे तांबा प्रकृति की सबसे सुलभतम धातु होती है। यानी कि तांबा प्रकृति की सबसे सुलभतम धातु होती है। सबसे आसानी से अगर के कोई धातु मिल जाती है तो वो तांबा सबसे आसानी से मिल जाया करता है। नोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। विज्ञान ऐसा कहता है कि तांबा अगर मानव ने खोजा तो इसका मतलब शीशा भी खोजा होगा, जस्ता भी खोजा होगा, क्योंकि तांबा धरातल में कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिला करता है। तांबा शीशे जस्ते के साथ मिला करता है, अयस्क के रूप में मिलता है। तो विज्ञान इस बात का खंडन करता है। विज्ञान कहता है कि जो इतिहास में बातें बताई गई है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है। मानव द्वारा सबसे पहले तांबे की खोज कैसे की जा सकती है, अगर तांबा खोजा गया तो शीशा जस्ता भी साथ में खोजा गया होगा। तो अपन एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज की। मानव ने अगर खोज की तो सबसे पहले अयस्क की खोज की, जिसमें शीशा जस्ता व तांबा तीनों पाया गया होगा। ऐसा कौन बताता है, विज्ञान। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि इस धरातल में, इस दुनिया पर अगर कोई धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो वो सोना होती है। तो विज्ञान ने मानव के अनुसार खोजी गई पहली धातु क्या बताई, सोना। विज्ञान के अनुसार मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु सोना है, क्योंकि तांबा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अपने जो तांबा होता है वो कदापि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसलिए मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी होगी, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु अगर आपसे पूछ ले तो वो होगी अपने सोना। ऐसा बताया गया वैज्ञानिकों द्वारा, विज्ञान के अनुसार ऐसा बताया गया। बाकी अपने पूछ ले कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी हो जाएगी, पहली धातु अपने तांबा हो जाएगी। इस काल में
इस काल में तांबे से निर्मित पात्र व औजार का प्रयोग होने लगा। यानी कि इस काल में मानव किसका प्रयोग करने लगा? तांबे व औजार का प्रयोग करने लगा। लेकिन मानव फिर भी जो है ना, फिर भी क्या कर रहा था? मानव औजार का तो प्रयोग कर रहा था, लेकिन मानव एक चीज जो अभी भी करना नहीं भूला था, वो क्या नहीं करना भूला? तो औजार के साथ साथ अभी भी वो पत्थर का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। यानी एक बात और याद रखना, तांबे के साथ मानव पत्थर का प्रयोग बंद नहीं करता है। इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। यानी कि मानव पत्थर का प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन अभी भी किसका प्रयोग करना बंद नहीं किया? मानव ने तांबे का प्रयोग करना बंद नहीं किया। इसलिए इसको अपन कौन सा काल कह सकते हैं? इसको जो है अपन ताम्र पाषाण काल कह सकते हैं। ये जो बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो ये अपने ताम्रयुगीन काल वाली कुछ बात हुई। अगर अपने से पूछ ले ताम्रयुगीन काल की कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, कौन कौन से ऐसे अवशेष हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ताम्र पाषाण काल के बारे में जानकारी देती हैं, तो याद रखना और बता देना कि अपने 2-3 बातें बता देना कि इस काल में जो है, इस काल में वस्तु विनिमय के साथ मुद्रा विनिमय पर आधारित व्यापार होने लगा। अगर अपने से पूछ लेगा अपने ताम्रयुगीन काल की कौन कौन सी सभ्यताएं हुआ करती हैं, तो अपने ताम्रयुगीन काल की 2 सभ्यताओं के नाम याद रखना। ताम्रयुगीन काल की सभ्यता कि अपने ताम्रयुगीन काल की कौन कौन सी सभ्यताएं हुआ करती हैं, तो अपने को 2 सभ्यताओं के नाम तो मोटे मोटे याद रखना। एक तो हुआ करती है अपने आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता बेटा? आहड़ सभ्यता। और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा गणेश्वर सभ्यता। ये 2 जो अपनी ऐसी सभ्यताएं होती हैं जो किस पर आधारित होती है? अपने ताम्रयुगीन काल की सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यताएं हो गई अपने? एक तो हो गई अपने आहड़ सभ्यता, और एक अपने को याद रखनी गणेश्वर सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहां पे है? अपने उदयपुर में। और अगर अपने से पूछ ले गणेश्वर सभ्यता कहां पे है, तो गणेश्वर सभ्यता अपने हुआ करती है सीकर में। तो आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, ये दोनों की दोनों सभ्यता अपने ताम्रयुगीन काल की सभ्यता हुआ करती है। ये अपने बात की ताम्रयुगीन काल की। इस काल में मानव बड़े बड़े गांवों के रूप में बसने लगा। एक बात और याद रखना, इस काल में मानव बड़े बड़े गांवों के रूप में बसने लगा। यानी कि क्या करने लगे? अपने बड़े बड़े गांवों के रूप में बसने लगे। पशुपालन के साथ कृषि कार्य भी प्रारंभ किया। यानी कि मानव ने और क्या कर दिया? तो पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया। यानी कि अब केवल और केवल पशुओं पर आधारित न होकर के मानव का अच्छा विकास हो गया। तो मानव किस पर कार्य करने लग गया? अपने कृषि पर आधारित कार्य करने लगा। मतलब खेती वेती के काम भी मानव ने इस काल में शुरू कर दिया था। कौन से काल में मानव ने खेती का कार्य शुरू कर दिया था? तो इसी काल में मानव ने खेती का कार्य शुरू कर दिया था। यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन के कार्य भी मानव द्वारा इसी कालखंड में प्रारंभ कर दिए गए। और अगर अपने से पूछ ले तो इसके बाद अपन देखते हैं काशयुगीन काल।
अगला काल कौन सा हुआ करता है अपने? काश्य युगीन काल। काश्य युगीन काल। तो देखिएगा बेटा, काश्य युगीन काल के बारे में अपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है। काश्य युगीन काल, अगला काल कौन सा होगा अपने? काश्य युगीन काल। और काश्य युगीन काल में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि इस काल में, ये अपने को काल का समय पूछ ले तो अपने का लगभग समय माना जाता है 6000 से 2000 ईसा पूर्व का समय। 6000 से 2000 ईसा पूर्व, यानी कि इस काल में मानव ने सबसे बड़ी बात क्या की? तो इस काल में मानव द्वारा एक धातु की खोज कर ली बेटा। और कौन सी धातु की खोज कर ली थी? तो इस काल में मानव ने जो है, इस काल में मानव ने एक धातु की खोज की थी, और उस धातु का नाम अगर आपसे पूछ ले तो इस काल में मानव द्वारा टिन, इस काल में मानव द्वारा कौन सी धातु की खोज कर ली? मानव द्वारा एक नई धातु की खोज कर ली, और नई धातु का नाम पूछे तो अपने नई धातु हो जाएगी टिन की खोज की। टिन की खोज कर ली, यानी इस काल में मानव ने किसकी खोज कर ली? अपने टिन की खोज कर ली। तथा तांबे में टिन को मिलाकर तांबे से मजबूत कांसा धातु का निर्माण किया। यानी कि तांबे से मजबूत कौन सी धातु का निर्माण कर दिया मानव ने? कांसे धातु का निर्माण कर दिया। फिर अगर अपने से और बातें पूछे तो और बातें याद रखनी। और क्या याद रखना? इस काल में मानव नगरों में बसने लगा। नगरों में बसने लगा। इसके अलावा और क्या याद रखना है बेटा? तो और याद रखना कि, और बातें याद रखनी है अपने को कि मानव ने और क्या शुरू कर दिया? तो मानव ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ कर दिया। यानी इस काल में मानव ने अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना भी प्रारंभ कर दिया था। कौन से काल में? अपने काश्य युगीन काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना मानव द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर अगर अपने से और बातें पूछे, और क्या बातें याद रखनी है, तो और 2-3 बातें अपने को याद रखनी है बेटा। और 2-3 बातें वो है, एक और मोटी बात यह है कि इस काल में मानव ने जो है अपने राजस्थान में, भारत में प्रमुख जो सभ्यताएं हुई उसमें अपने राजस्थान की सबसे प्रमुख सभ्यता इस काल की राजस्थान में प्रमुख सभ्यता, कि इस काल में राजस्थान की प्रमुख सभ्यता कौन सी हुई है? अपने कालीबंगा। कालीबंगा किस काल की सभ्यता है? तो कालीबंगा इसी कालखंड की सभ्यता हुआ करती है। अगर आपसे पूछ ले कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो कालीबंगा सभ्यता अपने इसी कालखंड की सभ्यता हुआ करती है। ये बातें हुई अपने किसके बारे में? ये बातें हो गई अपने काश्ययुगीन काल के बारे में। ये बातें अपने काश्ययुगीन काल के बारे में मोटी मोटी बातें अपने को याद रखनी है। फिर हमारा सबसे अंतिम काल आ जाता है, और सबसे अंतिम काल कौन सा आ जाता है बेटा? लोहयुगीन काल। कौन से काल की बात कर रहे हैं अपन? लोहयुगीन काल की बात कर रहे हैं। अगला काल आ जाता है अपना लोहयुगीन काल। याद रखना, अगला काल है अपना लोहयुगीन काल। देखो,
लोह युगीन काल में क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो मानव ने प्रकृति की सबसे दुर्लभ धातु की खोज कर ली, और मानव ने प्रकृति की कौन सी धातु की खोज कर ली, तो लोहे की खोज कर ली। और जब लोहे की खोज कर ली तो फिर बाद में कुछ बचा ही नहीं, और इस काल में लोहे से औजार बनने लगे, औजार बनने लगे तो एक दूसरे पर आक्रमण होने लगे, आक्रमण होने लगे तो धीरे धीरे बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना होने लगी, बड़े बड़े सम्राटों का उदय हुआ, और देखते ही देखते जनपद व महाजनपदों का उदय इसी कालखंड में होता है। तो देखो बेटा, मानव द्वारा इस काल में लोहे की खोज की गई थी। यानी कि मानव ने कौन से काल में लोहे की खोज कर ली, इसी काल में मानव ने जो है बेटा लोहे की खोज कर ली। और जब लोहे की खोज कर ली तो मानव क्या बनाने लग गए, लोहे से निर्मित औजार। इस काल में मानव ने लोहे से निर्मित औजार का निर्माण प्रारंभ किया। यानी कि मानव ने जो है लोहे से निर्मित औजार का निर्माण प्रारंभ किया। और क्या बातें याद रखनी है, तो इस काल में और क्या कर दिया मानव ने, और बेटा सबसे मोटी बात यह करी, एक दूसरे पर आक्रमण। मानव ने छोटे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ किया। यानी कि मानव ने जो है छोटे क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाना प्रारंभ किया था। वो किस काल में किया, तो इसी काल में मानव ने छोटे क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। और किसका उदय हुआ, इसी काल में साम्राज्य बढ़ने लगे, नगर, महानगर, जनपद व महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का उदय हुआ। अगर अपने से पूछ ले कि कौन से कालखंड में जनपद व महाजनपदों का उदय हुआ, तो वो अपने लोह युगीन काल में, लोह युगीन काल में जो है जनपद व महाजनपदों का उदय प्रारंभ होता है। इससे पहले जनपद व महाजनपद नहीं थे, लेकिन इस काल से जनपद व महाजनपदों का उदय प्रारंभ हो जाता है। तो ये अपन ने बात की थी बेटा किसके बारे में, ये अपन ने बात की थी कालखंड के आधार पर अपन ने सभ्यताओं के बारे में जब शुरू की, तो मध्य पाषाण काल, फिर अपन ने नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्रयुगीन काल, कांस्ययुगीन काल और लोह युगीन काल। यहां तक अपन ने सारी बातें कर ली है। अब इसके बाद अपन एक एक सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं, एक एक सभ्यता को देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एक सभ्यता के बारे में, और वो सभ्यता अपनी कौन सी हुआ करती है, बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता ये अपने पहली सभ्यता आप लोगों के बीच, और पहली सभ्यता का नाम क्या हुआ करता है अपने, बागोर की सभ्यता। पहली सभ्यता अगर आप लोगों से पूछ ले तो पहली सभ्यता कौन सी हो जाएगी अपने, बागोर की सभ्यता। देखो बेटा कुछ बातें हैं इस सभ्यता के बारे में, ये सभ्यताओं से आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो देखो हर सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। कोई भी सभ्यता होगी बिना नदी के किनारे कोई सभ्यता विकसित हो ही नहीं सकती है। तो हर सभ्यता अपने किसी न किसी नदी के किनारे ही डेवलप हुई है, नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो अपने ये जो बागोर की सभ्यता है इसका विकास भी कहां हुआ है, अपने नदी के किनारे हुआ है। कौन सी नदी के किनारे हुआ है, तो इसका जो विकास हुआ है, इसका डेवलप हुआ है वो कोठारी नदी के किनारे। एक नदी हुआ करती है जो दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से आया करती है, उस नदी का नाम अपने कोठारी नदी। तो मैं एक चीज बता देता हूं आपको समझना, और जिला पूछ ले तो ये कौन से जिले में आया करता है अपने, भीलवाड़ा। बागोर की जो सभ्यता है किस जिले में, अपने भीलवाड़ा जिले में हुआ करती है। आप लोगों ने कभी इस प्रकार एक नदी का डायग्राम देखा होगा, और इस प्रकार एक नदी आया करती है।
फिर ये आगे जाकर के एक नदी में मिल जाया करती हैं। इस नदी का अगर आपसे पूछे नाम क्या है तो इस नदी का नाम है अपने चंबल। ये कौन सी नदी है अपने? चंबल। ये कौन सी नदी आ रही है, अगर आपसे पूछे ये कौन सी नदी है तो ये नदी अपने हो जाएगी कौन सी बेटा? ये नदी अगर अपने से पूछ ले तो अपने बता देना कि ये नदी जो है ना, इस नदी का नाम है बनास। कौन सी नदी है ये? बनास। इस बनास की एक सहायक नदी हुआ करती है। इस बनास की क्या है बेटा? एक सहायक नदी है। और उस सहायक नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम है अपने कोठारी नदी। इसका उद्गम भी कहां से होता है? तो इसका उद्गम भी होता है राजसमंद से। इसका उद्गम होता है अपने कहां से? खमनोर से। लेकिन इसका उद्गम होता है अपने दिवेर से। कौन सी जगह से? दिवेर से। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है अपने कोठारी नदी। और इस कोठारी नदी के किनारे जो है, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में जो है, भीलवाड़ा जिले में एक सभ्यता खोजी गई थी और उस सभ्यता का नाम क्या है? तो अपने बागोर की सभ्यता। यानी कि अगर आपसे पूछे कि बागोर की सभ्यता किस जिले में है तो बागोर की सभ्यता अपने भीलवाड़ा जिले में है। अगर आपसे पूछ ले नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे हुआ करती है, तो आपने बता देना कि ये कोठारी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है बेटा? कोठारी नदी के किनारे बागोर की सभ्यता की खोज की गई। फिर अगर आपसे पूछे कि ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर अपने को खोज के बारे में पूछे, खोजकर्ता, तो एक खोजकर्ता मेन होता है और खोजकर्ता इसके कौन थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। यानी कि इस सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? अपने वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इस सभ्यता की खोज की। कौन सी सभ्यता की? अपने बागोर की सभ्यता की। इस सभ्यता की खोज लगभग कब की जाती है? तो इसकी खोज की जाती है 1967 से 1969। 1967 से 1969। लेकिन अगर आपसे पूछ ले उत्खनन करता, इस सभ्यता के उत्खनन करता यानी खुदाई उदाई का काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एक तो हुआ करते अपने विजय कुमार और एक याद रखना LS लेसनिक। LS लेसनिक। इनके द्वारा क्या किया गया था? यहां पे उत्खनन का कार्य किया गया था। उत्खनन करता कौन हो जाएंगे? तो विजय कुमार व LS लेसनिक। खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो वीरेंद्रनाथ मिश्र। नदी पूछ ले तो कोठारी नदी और जिला पूछ ले तो भीलवाड़ा हमारा जिला हुआ करता है। इस सभ्यता का एक प्राचीन नाम है या उपनाम कह सकते हैं अपन। इसका एक उपनाम है और इसे उपनाम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्राचीन पुरातत्व का संग्रहालय या आदिम संग्रहालय। इस सभ्यता को क्या कहते हैं? आदिम संग्रहालय या पुरातत्व, आदिम पुरातत्व का संग्रहालय के नाम से यह सभ्यता जानी जाती है। इसके अलावा इसका नाम हुआ करता है महासत्यों का टिल्ला। ध्यान रखना बेटा, महासत्यों का टिल्ला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। लेकिन महासत्यों का टिल्ला किसे कहा जाता है? अपने बागोर की सभ्यताओं को भी कहा जाता है। मैं नोट डाल के यहां लिख देता हूं, अपने महासत्यों का टिल्ला किसे कहते हैं? तो महासत्यों का टिल्ला, महासत्यों का टिल्ला मोहनजोदड़ो सभ्यता को कहते हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? महासत्यों का टिल्ला। लेकिन अपने को पूछ ले कि अपने राजस्थान की कौन सी सभ्यता जिसे भी कहा जाता है, तो वो सभ्यता कौन सी हुआ करती है? अपने वो सभ्यता हुआ करती है बागोर की सभ्यता। अब देखिएगा बेटा, ये सारी बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बागोर सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो विशेषता क्या है? बागोर की सभ्यता से ऐसा क्या मिला जिसके कारण अपन बागोर की सभ्यता को इतना पढ़ते हैं? 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य। यानी कि यहां से हमें कितने प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले? 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पशुपालन के अवशेष, पशुपालन के अवशेष भी प्राप्त हुए। यानी कि यहां से पशुपालन के अवशेष भी प्राप्त हुए। और पशुपालन में याद रखना किसके अवशेष मिले? तो
पशुपालन में भैंसा, भैंसा मीन्स अपनी भाषा में कहते हैं जैसे पाडा के अवशेष प्राप्त हुए, यानी यहां से कोई कंकाल वंकाल मिले और कंकाल में अपने भैंसा या पाडा के अवशेष मिलते हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि यहां के लोग पशुपालन करते रहे होंगे। अब भैंसा मिला तो भैंस भी रही होगी, यूं तो है ही नहीं कि भैंसा ऊपर से कोई टपक गया, तो भैंस भी रही होगी, तभी यहां पर भैंस आया। तो पशुपालन के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं? बागोर की सभ्यता से प्राप्त होते हैं। एक नोट डाल के मैं और लिख देता हूं, नोट तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी अपने तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर से भी किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? अपने को तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर से भी अपने को पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एक बार अपने को सारी चीजें वापस देख लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने आज आपको बताई है, फिर बाद में अपन किसी नई सभ्यता के साथ शुरू करेंगे। मध्य पाषाण काल से अपन ने शुरू किया था, क्योंकि मैंने पूरा पाषाण काल आपको पिछली क्लास में करवा दिया था। मध्य पाषाण काल के बारे में देखा कि समय 40,000 से 20,000 ईसा पूर्व मानव के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हुआ। इस काल में मानव जंगलों में झुंड के रूप में रहता था, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गुफा में निवास करता था, लेकिन गुफाओं के साथ साथ वो पेड़ों के ऊपर भी झोपड़ियां बनाकर रहने लगा, पेड़ पौधों से बनी छाल से अपने अंगों को ढकने लगा। और मानव इस काल में पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ करता है और नुकीले पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, जिसे हस्त कुटार या हैंडेक्स कहते हैं। पका हुआ मांस खाने लगा। पका हुआ मांस खाने का मतलब इस काल में मानव ने जो है किसका विकास कर लिया? तो अग्नि का आविष्कार कर लिया था। फिर अपन ने देखा था नव पाषाण काल के बारे में। ये जो बातें देखी थी, ये सारी की सारी बातें देखी थी अपन ने किसके बारे में? अपने महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में। अपनी एक सभ्यता बागुर की सभ्यता पूरी होती है। बाकी चीजें देखेंगे अपन अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन देखेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।